उसके दिमाग में चाहे तेजस का हवा के ब्लेड पर कितना भी नियंत्रण क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। तेजस, जो रूपांतरित भी नहीं हो सकता था, निस्संदेह हाथापाई में पराजित हो जाएगा। आदित्य राज ने यही मानकर तेजस का सामना किया, लेकिन उस समय तेजस के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। दरअसल यही वह चाहता था, आदित्य राज उसके करीब आए। पूर्ण गति के मामले में वह आदित्य राज के सामने कुछ भी नहीं था, जो चौथे क्रम पर था। लेकिन जब नजदीकी लड़ाई की बात आई तो तेजस को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, आदित्य राज का युद्ध अनुभव उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आखिरकार तेजस एक भूतपूर्व देव राजा था, जिसने अपने पिछले जन्म में अनगिनत युद्ध देखे थे। तेजस के पैर की उंगलियां हल्के से जमीन पर टकराईं और अगले ही पल उसका शरीर भूत की तरह टिमटिमाया, जिससे वह चमत्कारिक रूप से आदित्य राज के सामने वाले वार से बच निकला। उसने तुरंत आदित्य राज की तरफ कदम बढ़ाया, नीचे झुक गया और अपने छोटे कद का फायदा उठाकर आदित्य राज की मजबूत बांह से बच गया। फिर उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह तेजी से बाहर निकला। सफेद जेड जैसी चमकती हुई उंगलियों से उसने पल भर में आदित्य राज की बगल पर प्रहार किया। आदित्य राज का शरीर हरे प्रकाश में लिपटा हुआ था और अपने मजबूत शरीर के साथ वह अपनी सुरक्षा को लगभग अभेद्य मान रहा था। फिर भी इस प्रहार ने उसकी कमजोर जगह को निशाना बनाया। रहस्यमय जेड हैंड द्वारा दी गई शक्ति के प्रवर्धन के साथ यह प्रहार आदित्य राज की सुरक्षात्मक वायु तत्व ऊर्जा को आसानी से भेदने और सीधा मारने में सक्षम था। बगल का क्षेत्र एक कमजोर स्थान था, चाहे व्यक्ति का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, और जब इस पर चोट लगती थी तो यह असहनीय हो जाता था। आदित्य राज को अपनी बगल में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, और फिर उसके आधे शरीर में सुन्नता आ गई। जब वह इस अचानक दर्द से उबर रहा था, तेजस का दाहिना हाथ फिर से बाहर आया और इस बार जोरदार मुक्का मारा। आदित्य राज को उसके कमजोर स्थान पर फिर से प्रहार किया। आदित्य राज के पैर ढीले पड़ गए और वह फर्श पर गिर गया। तेजस ने उसके संतुलन में आने से पहले ही अपने कंधे से उसे दबाया और फर्श पर उल्टा गिरा दिया। आदित्य राज को अपने शरीर के दाहिने हिस्से में गहरी कमजोरी महसूस हुई और उसने यह समझ लिया कि वह किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। उसका दिल सदमे से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे पराजित हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था। बेशक इसका एक कारण यह भी था कि उसने तेजस को चोट पहुंचाने के डर से अपने सबसे मजबूत कौशल पवन ब्लेड का पूर्ण उपयोग नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही थी कि तेजस ने हाथापाई में आदित्य राज को मात दे दी थी, जिससे वह अविश्वास में था। तेजस तेजी से पीछे हट गया, लेकिन उसकी हथेली हरे रंग की रोशनी से घिरी हुई थी। अभी अभी हुई 3 झड़पों के दौरान उसने अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके आदित्य राज से चौथे क्रम की विंडवुल्फ रक्तरेखा शक्ति को चुपचाप अवशोषित कर लिया था। यही कारण था कि आदित्य राज ने अपने शरीर में कमजोरी महसूस की थी। हालांकि अवशोषित ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी यह चौथी श्रेणी की ऊर्जा थी। लगभग तुरंत ही तेजस को अपने शरीर में ऊर्जा का बदलाव महसूस हुआ, जैसे कि वह उबल रहा हो। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसे आगे बढ़ने के लिए उसी विशेषता वाली लेकिन उच्च स्तर की रक्तरेखा शक्ति की आवश्यकता थी। इस परिवर्तन को महसूस करते हुए तेजस कुछ दूरी पर जाकर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। हालांकि सच्चाई यह थी कि अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक से मिली गहरी समृद्ध ऊर्जा और पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ वह बिना किसी समस्या के कई बार पवन ब्लेड का उपयोग कर सकता था। वास्तव में वह तेंदुए की फ्लैश का उपयोग करते हुए भी ऐसा कर सकता था। वास्तविक शक्ति के संदर्भ में यदि दोनों अपनी पूरी ताकत से प्रयास करते तो तेजस के पास आदित्य राज को हराने का 7% मौका होता। हालांकि आदित्य राज पीछे हट रहा था, तेजस भी पीछे हट रहा था। उनके साधना स्तरों में अंतर था, लेकिन तेजस के पास बहुत अधिक अनुभव और बेहतर मार्शल आर्ट कौशल था। अपने पिछले जीवन में उसने उच्च स्तरीय विरोधियों को हराना अपेक्षाकृत आसान पाया था। हालांकि इस जीवन में उसे अभी भी पूरी तरह से इस दुनिया को समझना बाकी था, इसलिए उसे लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था। अन्यथा वह और भी तेजी से मजबूत हो सकता था। धीरे धीरे दर्द कम हो गया और आदित्य राज उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में जटिल भाव थे जब उसने तेजस को देखा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन एक 8 साल के बच्चे से हार जाएगा, लेकिन हार तो हार ही होती है और वह इसके लिए बहाने नहीं बना सकता था। गुरुजी, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, क्या मैं वापस जाकर थोड़ी देर आराम कर सकता हूं? तेजस ने मासूम भाव से आदित्यराज की ओर देखा। आदित्यराज का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जाओ, याद रखना मैंने आज तुमसे क्या कहा था, किसी और को मत बताना, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। ठीक है टीचर। तेजस ने जल्दी से सहमति जताई और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। तेजस सफलता की भावना को गले लगाना चाहता था और अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को चौथे क्रम तक जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहता था। वह स्वाभाविक रूप से उत्साहित था। जब उसकी साधना अगले क्रम तक पहुंच जाएगी तो सब कुछ अलग होगा। अपने कमरे में वापस आकर उसने देखा कि 2 राज पहले से ही अभ्यास कर रहा था। बिस्तर पर चढ़ने से पहले तेजस का मूड अभी भी अच्छा था। आदित्यराज की प्रतिक्रिया से उसे लगा कि उसका निर्णय सही था। उसके शिक्षक को स्वाभाविक रूप से संदेह था, लेकिन वह अपने छात्र की रक्षा करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए तेजस को भी आदित्यराज को अपने कुछ छिपे हुए हथियार तकनीक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा आज एक अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ। आदित्यराज के कमरे में दूसरी मंजिल पर वायु तत्व सरणी। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसका उपयोग साधना के लिए किया जा सकता था। वर्तमान में वायु तत्व पर उसका नियंत्रण पवन भेड़िया रक्तरेखा द्वारा दिए गए छापों पर आधारित था, जिसे सुधारने के लिए निरंतर अवशोषण की आवश्यकता थी। वायु तत्व को सीधे नियंत्रित करना असंभव लग रहा था, भले ही उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा हो, क्योंकि वह इसे स्वयं एक्सेस नहीं कर सकता था। यह इस आयाम के नियमों द्वारा लगाई गई एक सीमा थी। फलन जगत में पदानुक्रम के बारे में आदित्यराज की व्याख्या के अनुसार इस नियम को तोड़ने के लिए उसे कम से कम 9वें क्रम तक पहुंचना होगा, तभी उसे अवसर मिल सकेगा। वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय कर दिया। घूमती हुई हरी रोशनी के नीचे उबलती हुई ऊर्जा ने पहले से अवरुद्ध बाधा को जल्दी से तोड़ दिया। पिछली बार के विपरीत उनका प्रयास सफल रहा। तेजस से निकलने वाली आभा काफी सघन हो गई थी और प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा का उसका अवशोषण भी एक पायदान ऊपर चला गया था। वह अंततः रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के चौथे क्रम तक पहुंच गया था। चौथे क्रम को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद तेजस को तुरंत महसूस हुआ कि पूरी दुनिया बदल गई है। नहीं, वास्तव में दुनिया के बारे में उसकी धारणा बदल गई थी। यह एक अजीब एहसास था। उसकी धारणा में यह दुनिया उसे बुला रही थी और वह इस दुनिया से संबंधित एक समृद्ध और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसे बुला रहा था। इसके अलावा उसके विंडवुल्फ वंश की छाप काफी गहरी हो गई थी। भले ही उसने ज्यादा सेवन नहीं किया था, लेकिन चौथे क्रम के वंश की शक्ति ने उसे फिर भी मजबूत बना दिया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में सुधार हुआ। साधना के वर्षों और इस सफलता से प्राप्त अनुभव के माध्यम से तेजस धीरे धीरे अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और राक्षसी भगवान परिवर्तन के बीच के रिश्ते को समझने लगा था, या बल्कि अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और राक्षसी रक्त रेखाओं के बीच के रिश्ते को। और भी ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए उसे और ज्यादा कौशल हासिल करने की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने लिए उपयुक्त क्षमताओं वाले मजबूत राक्षसों को खोजने, उन्हें खाने और उनकी रक्त शक्तियों से खुद को भरने की योजना बनाई। इस तरह वह उनकी रक्त शक्तियां हासिल कर सकता था और अपनी शक्तियां सुधार सकता था। निस्संदेह यह सबसे अच्छा विकल्प था। विंडवुल्फ टाउन उसके लिए अनिश्चित काल तक रहने की जगह नहीं थी। उसे अधिक शक्तिशाली रक्त रेखाओं वाले राक्षसों का सामना करने के लिए तियानियु साम्राज्य के प्रमुख शहरों में जाने की आवश्यकता थी। हालांकि उसे उन्हें भस्म करने की शक्ति की आवश्यकता थी। 3 साल, यही वह समय था जो उसे यहां खुद को स्थापित करने में लगा। आदित्यराज के अनुसार एक बार उसे एक जागीरदार का दर्जा मिल जाने के बाद वह अपने स्वामी की सहमति से महाद्वीप के चारों ओर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। 3 साल में वह बड़े शहरों की यात्रा करेगा। यही वह लक्ष्य था जो तेजस ने अपने लिए तय किया था। इस बीच अगले 3 सालों के लिए संचय करना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। अधिक ताकत जुटाना, अपने पिछले जीवन से याद किए गए कौशल में महारत हासिल करना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना।